नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं आज पॉलिटी में, हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। यहाँ पर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे और बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे। पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में आज का टॉपिक है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की अगर बात होंगी तो आप कहेंगे सर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। चलिए जल्दी से बताइए कि सर राष्ट्रपति में हम यहाँ पर क्या क्या बातें करेंगे। तो आप मुझे कहेंगे सर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति जो देश का प्रमुख है, हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का कमांडर, सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति को कहा जाता है। देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। हालांकि राष्ट्रपति कहने के लिए तो सर्वप्रथम है, पहला नागरिक है, प्रथम अधिकारी है, लेकिन इसे रबड़ का तोता, दिखावटी तोता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जी? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास वास्तविक शक्तियां है ही नहीं। वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में। इसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में। ये पॉइंट हमें पढ़ने पड़ेंगे, सारी चीजें हम लिखते हुए चलेंगे। संविधान का एक भाग है 5। संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति का वर्णन है और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद दिया गया है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा जी? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यहां ये भी चर्चाएं आती हैं कि सर जो राष्ट्रपति है, इसकी तुलना किसके साथ किया जाता है, इसका कंपैरिजन किसके साथ है? लाइक अ किंग ऑफ ब्रिटेन, कि भारत के राष्ट्रपति को ब्रिटेन के राजा के समान माना जाता है। किसके समान? राजा के, ब्रिटेन के राजा के समान माना जाता है। क्या ये सारी चीजें आप लोग समझ जाएंगे? बिल्कुल, सुंदरम शर्मा ने बता दिया, ब्रिटेन के राजा के समान। मौलिक कर्तव्य तो कल मैंने करा दिए ना आपको। कल मैंने मौलिक कर्तव्य कराए थे, कुछ मौलिक कर्तव्य रह गए थे, है ना? अच्छा, कल हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिए थे मौलिक कर्तव्य? मुझे बताइए कि कल हम लोगों ने जो मौलिक कर्तव्य पढ़े थे वो कहां तक पढ़ लिए थे। मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को कि कल हम लोगों ने जो मौलिक कर्तव्य पढ़े थे वो कहां तक पढ़ लिए थे। ये आप मुझे बताइए। ये तो हमने पढ़ लिया था, यहां से हमें पढ़ना था ना, यहां से हमें पढ़ना था। फिर 10 मिनट या 5 मिनट लगेंगे इसमें, मैं आप लोगों को राष्ट्रपति कराऊंगा। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को राष्ट्रपति कराऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि सर ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी कि देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसमें राष्ट्रीयता भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। ये हमने पढ़ लिया था ई तक, यहीं तक तो हमने पढ़ा था। इससे आगे मैं अभी कब कंप्लीट करूंगा और फिर हम राष्ट्रपति की तरफ चलेंगे और फिर लास्ट में हम टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ना है कि सर अनुच्छेद अनुच्छेद 51 AF, अनुच्छेद 51 AF में लिखा है देश की संस्कृति को बढ़ावा देना, डेवलपमेंट द कल्चर ऑफ द कंट्री। कि सर देश की संस्कृति को बढ़ावा देना, कैसे बढ़ावा देंगे? जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको बढ़ाना। लेकिन आजकल हम उसको बढ़ा नहीं रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं, है ना? आप इंस्टाग्राम देखते होंगे, तरह तरह की ड्रेसेस देखते होंगे। क्या हमारा कल्चर ये था? नहीं। हम आजकल हिंदी बोलने में शर्माने लग गए हैं। कोई अगर इंग्लिश में बात कर रहा है तो हम कोशिश करते हैं हम भी इंग्लिश में ही बात करें। हम मान रहे हैं कि भाई एजुकेशन होना जरूरी है। क्या हम अपनी भाषा को भी भूलते चले जाएं? हैं? बताइए। तो अनुच्छेद 51 AF कहता है संस्कृति को बढ़ाना, भारतीय संस्कृति को बढ़ाना, देश की संस्कृति को बढ़ाना। समझ रहे हैं? आवाज तो आ रही होगी, आवाज तो प्रॉपर जा रही है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 51AG। अनुच्छेद 51AG में लिखा है कि जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र आदि का संरक्षण करना। ठीक है, जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र आदि का संरक्षण करना, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, इन्वायरमेंट, लेक्स, ओशियंस, एनिमल्स। ये सारी बातें हम यहां पर पढ़ते हुए चलेंगे कि सर अनुच्छेद 51AG क्या कहता है। अनुच्छेद 51AG कहता है कि जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण करना। सब किस में आता है? तो ये सब आ जाता है भैया अनुच्छेद 51AG में।
आर्टिकल 51A(G) में कि भैया जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट, झील, लेक्स, समुद्र, पशु, इन सब का संरक्षण करना किस में आता है? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 51A(G) में आता है। वहीं अनुच्छेद 51A(H) क्या कहता है? हमने पढ़ा था ना, ये कल आप लोगों ने लिख लिया था, कल आप लोगों ने लिख लिया था। चलिए हम पढ़ेंगे सर वैज्ञानिक भावना और जानने की इच्छा का विकास करना, कि सर वैज्ञानिक भावना का मतलब है साइंटिफिक टेम्पर एंड डिजायर टू लर्न। ठीक है कि भैया वैज्ञानिक भावना, हम चंद्रयान पर पहुंच गए, हम मंगल पर पहुंच गए, तो हमारे वैज्ञानिकों की भावना को विकसित करना, उनका समर्थन करना, वैज्ञानिक भावनाओं को इनकरेज करना। ठीक है, डिजायर टू लर्न, सीखने की इच्छा रखना, जानने का इच्छा रखना, अनुच्छेद 51A(H) में दिया हुआ है। वहीं अनुच्छेद 51A(I) कहता है सामाजिक राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना और भैया हिंसा से दूर रखना, प्रोटेक्टिंग सोशल नेशनल प्रॉपर्टी एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम वायलेंस। ये कह रहा है कि जब कभी भी आप देखें कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, पार्क में बैठे हुए, वहां पार्क में जो बेंचें पड़ी हैं, मशीन लगी, उनको तोड़ रहा है, आप उसे समझाएंगे कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ठीक है, ऐसा मत करो, आप उसे समझा सकते हैं। अगर वो ना माने तो आपका जिम्मेदारी है कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, या जो वहां पर रिलेटेड अथॉरिटी है पार्क में कहीं भी, तो उनको इन्फॉर्म कर दें। ऐसा ना हो कि आप जज बन के खुद ही घूंसे मारने लग जाएं कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो आप कहेंगे सर प्रोटेक्टिंग सोशल नेशनल प्रॉपर्टी एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम वायलेंस। आगे बात कर रहे हैं अनुच्छेद 51A(G) की। 51A(G) जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना, कीप ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड इन एवरी फील्ड, कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये भी हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ये मैंने कल ही दे दी थी आपको फाइल। अब आप मुझे बताइए ये आप लोगों ने कल लिखी थी या नहीं? आप बताइए कल आप लोगों ने लिखी थी या नहीं? विविधता का मतलब है बायोडायवर्सिटी, जो हमारा भैया मौसम वगैरह से संबंधित चीजें होती हैं वो बायोडायवर्सिटी होती है। ठीक, क्लाइमेट वगैरह होता है। चलिए हम यहां पर बात करेंगे। चलिए आपने लिख लिया कि सर वैज्ञानिक भावना और जानने की इच्छा, सामाजिक राष्ट्र संपत्ति की रक्षा, हिंसा से दूर रहना, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करना, निरंतर कीप ट्राइंग मूव फॉरवर्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना। लिख लिया होगा क्योंकि मैंने कल दिया था, ये मैंने आपको लिखवा ही दिया था कि 51A जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा। ये आपने लिख लिया था, ये आपने लिख लिया था। ठीक है, हम बात करेंगे अब जो हमारा टॉपिक था। हमारा टॉपिक कौन सा था? पॉलिटी। पॉलिटी में हमारा टॉपिक था राष्ट्रपति। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट हम लोग पढ़ रहे थे। और प्रेसिडेंट में हमें कुछ चीजें पता करनी है। जैसे हम बात करेंगे सर जो भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ये किसके समान माना जाता है? राष्ट्रपति ये जो है किसके समान माना जाता है? तो आप कहेंगे सर ये देश का पहला नागरिक है। आप कहेंगे सर ये भारत का पहला नागरिक है, भारत का प्रथम नागरिक है। ठीक है, ये क्या होगा? भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। आप कहेंगे सर यहां पर हम बात करेंगे भारत का प्रथम नागरिक, तो आप कहेंगे भैया फर्स्ट सिटीजन, सिटीजन ऑफ, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भैया भारत का पहला नागरिक है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ भारत कह सकते हैं, इंडिया कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों सेनाओं का आप कहेंगे सर तीनों सेनाओं का क्या होगा? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। देखिए राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कह लें, कमांडर कह लें, क्या कह लें भैया? कमांडर कह लें, अध्यक्ष कह लें। आप मुझे बताइए कमांडर, तीनों सेनाओं में जल सेना हो गई, वायु सेना हो गई, थल सेना हो गई, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, हमारे भारत का देश का
संवैधानिक प्रमुख है। ये कौन है? देश का संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख है। आप कहेंगे सर संवैधानिक प्रमुख है, तो आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ कंट्री कहेंगे कि देश का संवैधानिक प्रधान है, संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, भारत का संवैधानिक प्रमुख है। अब इसे और क्या कहा जाता है, यहां पर हम बात करेंगे सर इसकी तुलना किससे की जाती है, इसकी तुलना किससे की जाती है, कंपैरिजन किससे किया जाता है। तो इसका कंपैरिजन किससे किया जाता है, आप मुझे बताएंगे कि सर इसका कंपैरिजन किससे किया जाएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर जो भारत का राष्ट्रपति है इसकी तुलना ब्रिटेन के राजा से की जाती है। किससे? ब्रिटेन के राजा से, किंग ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के राजा से। आप कहेंगे सर ब्रिटेन के राजा से इसकी तुलना की जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, किससे? ब्रिटेन के राजा से इसकी तुलना की जाती है। वहीं हम ये भी बातें पढ़ेंगे, पढ़ेंगे राष्ट्रपति को रबड़ की मोहर कहा जाता है। रबड़ की मोहर कहा जाता है। रबड़ की मोहर क्यों कहा जाता है? ठीक है, रबड़ की मोहर जिसे भैया स्टाम्प ऑफ रबर कहते हैं। आप कहेंगे सर स्टाम्प ऑफ रबर, आप कहेंगे स्टाम्प ऑफ रबर कहा जाता है। ठीक है, रबर कहते हैं, या यहां पर आप कह सकते हैं कि सर स्टाम्प ऑफ रबर कहेंगे, या आप मुझे बताएंगे कि सर इसे दिखावटी तोता कहेंगे। क्या कहेंगे सर? दिखावटी तोता, दिखावटी, आप कहेंगे सर दिखावटी तोता, दिखावटी तोता। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पास वास्तविक शक्तियां तो है ही नहीं, इसके पास वास्तविक शक्तियां तो है ही नहीं, इस कारण से दिखावटी तोता कहा जाता है। बिल्कुल आयुषी जी, प्रेसिडेंट को रबड़ की मोहर कहते हैं, स्टाम्प ऑफ रबर कहते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। फटाफट से आप मुझे बताइए। अब ये बताते हैं रबड़ की मोहर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास वास्तविक शक्तियां तो है नहीं। ठीक है, रबर, स्टाम्प ऑफ रबर, आप जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से यहां पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, मैं भैया आपको परेशान नहीं होना है, मैं आपको 10 मार्च से पहले पहले ही इसको खत्म कर दूंगा। 10 मार्च से तो बहुत दूर होगा, 10 मार्च से पहले पहले खत्म कर दूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके लिए पूरी डिटेल बताऊं, और जरूरी नहीं है कि मैं 10 मार्च से पहले ही खत्म करूंगा। मैं सारी चीजें आपके बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, जो अभी हाल फिलहाल में यूपी पुलिस के एग्जाम हुए उनमें पूछी गई है। अब बात आती है कि सर ये संविधान के किस भाग में दिया हुआ है, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस भाग में दिया हुआ है। तो आप कहेंगे सर एक भाग दिया हुआ है, भाग 5, भाग 5। और एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति पद किसमें दिया हुआ है, राष्ट्रपति पद किसमें दिया हुआ है, जल्दी जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं कि सर राष्ट्रपति पद का वर्णन है, कि सर राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पद का वर्णन किसमें है, राष्ट्रपति पद किसमें दिया, अनुच्छेद 52 में। या यहां पर कह सकते हैं कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, या इसमें कह सकते हैं कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। चलिए बताइए, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, चलिए हम कहेंगे सर ये बताइएगा कि सर एक राष्ट्रपति होगा, देयर विल बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया, देयर विल बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये व्यवस्था अनुच्छेद 52 में दी गई है। और ये जो पद है ये ब्रिटेन के राजा के समान है। किसके समान है? ब्रिटेन के राजा के समान है। चलिए, तो ये पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं। अब बात यहां पर आती है कि सर ये हम बात करेंगे सर एक आर्टिकल और बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद है 53। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 53 कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है इसमें संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां होंगी, ऑल पावर्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। हम जानते हैं कि संघीय मंत्री परिषद,
जिसका प्रधानमंत्री होता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसकी सभी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपने आप करेंगे या भैया संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक संघीय मंत्री परिषद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाती है, जो राष्ट्रपति को सलाह देती है। क्या करती है? राष्ट्रपति को सलाह देती है। यहां पर क्या लिखा है? यहां लिखा हुआ है कि भैया संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, संघीय कार्यपालिका संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, समस्त शक्तियां शक्तियां ऑल पावर्स ऑफ all powers of union executive union executive union executive all powers of union executive किसमें होंगी? राष्ट्रपति में होंगी। किसमें होंगी जी? आप कहेंगे सर ये शक्तियां किसमें होंगी? आप मुझे बताएंगे। एग्जीक्यूटिव किसमें होंगी? राष्ट्रपति में होंगी। किसमें? राष्ट्रपति में। इन द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति में होंगी। ठीक है जी, राष्ट्रपति में होंगी। ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है जो संघीय कार्यपालिका है, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं करेंगे या भैया यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करेंगे? चलिए, बहुत अच्छी बातें यहाँ पर होंगी, बहुत अच्छी बातें यहाँ पर होंगी। चलिए हम बात करेंगे, बिल्कुल मुस्कान जी आप ले सकते हैं एसआई के लिए भी। हमने बात करनी है कि सर इन शक्तियों का प्रयोग, आप कहेंगे सर इन शक्तियों का प्रयोग, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं, प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। संघीय मंत्री परिषद, आप कहेंगे सर संघीय मंत्री परिषद। इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे, ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर करेंगे। इंग्लिश वाले भैया लिख लेंगे कि सर जो पावर्स हैं यूनियन, जो पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप कहेंगे ऑल पावर्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, इन शक्तियों का प्रयोग आप यहाँ पर बताइए सर। इन शक्तियों का प्रयोग, आप कहेंगे सर इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। संघीय मंत्री परिषद को बोलते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, संघीय मंत्री परिषद। चलिए ये वाला पॉइंट आपने लिखा या नहीं, एक बार फिर से बता दूं कि संविधान का भाग 5 राष्ट्रपति का वर्णन करता है, भाग 5 उपराष्ट्रपति का वर्णन करता है, भाग 5 महान्यायवादी का वर्णन करता है, भाग 5 संसद का वर्णन करता है, भाग 5 सुप्रीम कोर्ट का वर्णन करता है, भाग 5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है। यानी कि भाग 5 सबसे बड़ा है, संविधान में सबसे बड़ा है भाग 5। ठीक है, जिसमें कई सारे चैप्टर आएंगे। भाग 5 में अनुच्छेद 52 है, जो राष्ट्रपति के बारे में बताता है। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 53 में लिखा है कि संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी, राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। चलिए, स्टाम्प इसलिए कहते हैं कि केवल स्टाम्प ये लगता है, लेकिन वास्तविक पावर प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में है। चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब बात आती है कि सर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति के लिए वोट कर सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है, निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, कि भैया उसके निर्वाचन की पद्धति क्या है। आप कहेंगे सर यहां पर प्रेसिडेंट्स इलेक्टोरल, आप कहिएगा कि सर प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट्स इलेक्टोरल कॉलेज एंड मेथड, कि भैया उसके चुनाव का मेथड क्या है। चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे सर कौन से आर्टिकल में ये वर्णन है, कि सर इसका प्रावधान संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए सर लिखवा दें। अरे भैया अलग अलग चैप्टर हैं, अलग अलग चैप्टर हैं। भाग 5 में क्या क्या है वो सारे चैप्टर तो कराएंगे। पहले राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर भाग 5 में हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर भाग 5 में संसद पढ़ेंगे, महान्यायवादी पढ़ेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। सारी चीजें तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सारी चीजें तो हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, सारी चीजें कराऊंगा मैं। आप क्यों परेशान हो गए, मैं कराऊंगा सारे पॉइंट्स। चलिए यहां पर हम पहले बात करेंगे निर्वाचक मंडल की, कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग हिस्सा लेगा। आप कहेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा किसके द्वारा लिया जाता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कि भैया कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं। निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग हिस्सा लेंगे। क्या आप और मैं हिस्सा ले सकते हैं? नहीं। देखिए इनके चुनाव में कौन कौन लोग हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में आप कहेंगे सर संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य। आप कहेंगे सर इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप लिखिएगा कि सर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है कि लोकसभा राज्यसभा के जीते हुए सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के जीते हुए सदस्य। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सर लोकसभा राज्यसभा के जीते हुए सदस्य ही केवल राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा ले सकते हैं, हम और आप हिस्सा नहीं ले सकते। हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा में, विधानसभाओं में, वो हिस्सा ले लेंगे, हम हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, आप कहेंगे सर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आप क्या कहेंगे सर? निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। आप कहेंगे भैया यहां पर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसका मतलब है केवल निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। अब यहां पर एक चीज और आप लोग लिखिएगा, एक चीज और लिखिएगा कि सर दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली एवं पुदुचेरी, कि सर दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार कब मिला? दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आप कहेंगे सर निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी। अब ये बात आती है कि सर इसके सदस्यों को कब 70वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ये अधिकार मिला कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। मनोज जी धन्यवाद। चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, चलिए जल्दी जल्दी से बताइए कि सर ये क्वेश्चन आता है कि प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आया कि सर दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के जीते हुए सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार मिला। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 70वां संविधान संशोधन।
72वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन? आप कहेंगे सर 70वां संविधान संशोधन। यहां पर बात आती है चौथे में, जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा, जम्मू कश्मीर विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, सदस्य। ठीक है जी। अच्छा, इन्हें ये जम्मू कश्मीर क्या है, आपको याद ही होगा 31 अक्टूबर 2019 में क्या बन गया था, ये केंद्र शासित प्रदेश बना था, ये यूटी बनाया गया था। आपको पता है ना कि भैया ये यूटी कब बन गया, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना, तब से इसके सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार मिल गया है। खत्म। अब बात करते हैं सर जो पद्धति थी, मेथड, कि सर इसके चुनाव की पद्धति क्या है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है, अनुच्छेद 54 में ही चुनाव पद्धति क्या होगी? आप कहेंगे सर चुनाव पद्धति। जल्दी से बताइए कि सर 54 में ही इलेक्शन का मेथड क्या होगा, मेथड ऑफ इलेक्शन। आप कहेंगे सर इसका मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है, जल्दी जल्दी से बताइए। मेथड ऑफ इलेक्शन कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? आप कहेंगे सर अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्टली होता है, कि सर इसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। आप कहेंगे सर अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्टली। आप कहेंगे सर इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। ठीक है जी, इनडायरेक्टली। कि सर राष्ट्रपति के चुनाव में हम और आप हिस्सा नहीं ले रहे, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। कैसा इलेक्शन है? इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्टली वोट डाले जाते हैं, हम और आप वोट नहीं डाल सकते, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कि कौन कौन लोग वोट डाल सकते हैं। निर्वाचन पद्धति यानी कि मेथड अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है जी? अप्रत्यक्ष रूप से। यूटी और स्टेट में डिफरेंस क्या है? देखिए, भारत में स्टेट की संख्या 28 है, यूटी यूनियन टेरिटरीज की संख्या 8 है। ठीक है, ऐसे राज्य जो भौगोलिक दृष्टि से वसावट की दृष्टि से जो राज्यों से अलग हैं, उन्हें केंद्र के नियंत्रण में, केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखा गया है। जैसे पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे 4, जम्मू कश्मीर, प्रिंसली स्टेट हुआ करते 4 जब हम गुलाम थे। कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। वैसे ही वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए सर 55 में क्या है, क्या कह रहे हैं? ये 55 में क्या था? आपने तो 55 में किया था पहले। 55 में बता रहा हूं ना, 55 में बता रहा हूं चुनाव की रीति। अब बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव की रीति क्या है। राष्ट्रपति के चुनाव की रीति क्या है? आप कहेंगे सर चुनाव की रीति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल बताइए जल्दी से। आर्टिकल, तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि सर मैनर ऑफ द इलेक्शन, मैनर ऑफ द इलेक्शन, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कि सर राष्ट्रपति के चुनाव का जो मैनर है, जो रीति है, वो कैसी है और ये कौन से आर्टिकल में आती है? ये कौन से आर्टिकल में होगी? अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो रीति है ना, ये चुनाव की रीति कैसी है? आप कहेंगे राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, इसमें हमने पढ़ना है कि सर, आप कहेंगे सर आनुपातिक, आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति, मत पद्धति के अनुसार, अनुसार जिसे हम क्या कह सकते हैं कि सर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट मेथड के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। कैसे होता है वोट? एकल
संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, वाई सिंगल ट्रांसफेरेबल बोट सिस्टम, वाई सिंगल ट्रांसफेरेबल ट्रांसफेरेबल, चलिए आगे लिख देता हूं, वाई सिंगल ट्रांसफेरेबल बोट सिस्टम, इसको समझना पड़ेगा, बोट सिस्टम। देखिए इसमें अगर मैं बात करूं, ये क्या है, सिंगल ट्रांसफेरेबल बोट सिस्टम क्या है। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मानिए एक ए कैंडिडेट है, एक बी कैंडिडेट है, एक सी कैंडिडेट है, 4 लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। इसको समझना थोड़ा सा, 4 लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं। अब ए को जो है 50 वोट मिले, बी को जो है 49 वोट मिले और सी को 45 वोट मिले। क्या हुआ, सी को 45 वोट मिले। अब इसमें क्या होगा, अब जैसे वोट मिल गए, हमने तो ये पढ़ा है, ब्रिटेन से ली गई थी, अग्रता ही विजेता, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीता जाता है। ठीक है, मंजीश जी ले सकते हैं आप क्लास। हमने सर 64 कहाँ गया, मुझे लग रहा है कि आपका ध्यान नहीं रहता है यहाँ पर, है ना, ध्यान नहीं रहता। ये क्या था, ये 64 नहीं था, ये 64 नहीं था, यह केवल जानबूझकर करते हैं आप, बताइए। हैं, हमने ये सारी बातें कर ली, हमने बातें कर ली, जैसे 3 कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए, एक ए खड़ा हुआ, एक बी खड़ा हुआ और एक सी खड़ा हुआ। ठीक है, ए को मिले 50 वोट, बी को मिले 49 वोट, सी को मिले 45 वोट, लेकिन जीत इसकी हो गई, जीत इसकी हो गई। आप कहोगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, 50 वाला जीतेगा, आप यही तो कहोगे कि 50 वाला जीत गया, है ना, आप यही कहोगे 50 वाला जीत गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर 45 वोट वाला जीत गया। आप कहोगे हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, 54 लिखा है भैया, 64 नहीं लिखा। कुछ भी पढ़ रहे हो आप, कुछ भी पढ़ लो, है ना। हाँ जी, 54 लिखा है वो, हाँ 54। अच्छा मैंने 64 बोल दिया, नहीं 54 बोल रहा हूं मैं तो। 52, 53, 54, 55, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर हो सकता है मुंह से निकल गया वो 64, वैसे मैंने बोला नहीं 64। चलिए अब ये क्या किया गया, यहां पर क्या होता है, वोट वैल्यू निकाली जाती है। इसमें क्या होता है, वोट वैल्यू निकाली जाती है, वोट वैल्यू। देखिए वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है उसकी वोट वैल्यू भी ज्यादा होगी। क्या होगी, उसकी वोट वैल्यू भी ज्यादा होगी। मान लो जैसे कि लोकसभा में सबसे ज्यादा सदस्य किसके हैं, उत्तर प्रदेश के, राज्यसभा में सबसे ज्यादा सदस्य किसके हैं, उत्तर प्रदेश के। तो भैया उत्तर प्रदेश के विधायक और एमएलए, जिन्हें एमएलए कहते हैं, विधायक, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और सांसद जो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, तो इनकी वोट वैल्यू भी ज्यादा होगी। कैसे निकालेंगे वोट वैल्यू, आप कहेंगे राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय उस राज्य की, जैसे हम मान लो विधायकों की वोट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो विधायकों की वोट वैल्यू निकालने के लिए उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या को उत्तर प्रदेश के विधायकों से डिवाइड किया जाता है। जैसे कितने, 403 है, 403 विधायक तो बनते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो 403 से उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या को डिवाइड किया जाता है और उससे वोट वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो जिसकी ज्यादा वोट वैल्यू होगी भैया वो निकल कर आएगी। तो जाहिर सी बात है, तो इसको जो वोट पड़े होंगे, जो बड़े बड़े राज्य हैं उनके सांसद और विधायकों के वोट पड़े होंगे, तो इनकी वोट वैल्यू ज्यादा रही होगी, इस कारण ये जीत गया। ठीक है, अब बात आती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय। इसमें एक मेथड और लगता है। मान लीजिए मेरा नाम अजीत है, मेरा नाम है ही अजीत, ठीक है, मेरा नाम अजीत है। अब मैं जाता हूं वोट देने, मैं गया जी वोट देने। अब मैंने क्या किया, मैंने 1 नंबर पे रखा बी को, मैंने 2 नंबर पे रखा सी को और 3 नंबर पे रखा ए को। ठीक है, अब समझिए मेरी बात, मैंने अपना वोट जो दिया था वो बी को दे दिया, हालांकि मैंने अपने पसंदीदा रखे,
मैंने अपने चॉइस के आधार पर रखे, मैंने वोटिंग तीनों को की, लेकिन मैंने पहले नंबर पे किसको रखा, बी को रखा। किसको, बी को। अब मेरा वोट जो है, अगर बी को एक निश्चित कोटे तक वोट प्राप्त नहीं होते, अगर बी को एक निश्चित कोटे तक वोट प्राप्त नहीं होते हैं, तो मेरा वोट उसको ट्रांसफर हो जाएगा जिसे मैंने दूसरे नंबर पे चुना होगा, यानी कि सी। तो मेरा वोट किस पर चला गया, सी पर चला गया। ये बातें आपको समझ में आई? चलिए, समझ गए आप लोग भैया? तो ये सारी बातें हमने समझ ली होंगी। आई होप यहां तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। हुए या नहीं, ये पॉइंट क्लियर हुए या नहीं? चलिए, अब हमने ये बातें कर ली। अब बात आ जाती है कि सर राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, कार्यकाल क्या होगा, टेन्योर क्या होगा? आप मुझे बताइए कि सर टेन्योर क्या है। कौन कौन भैया बताएंगे? टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। चलिए, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि यहां पर हम पढ़ेंगे एक आर्टिकल है, आर्टिकल है जी 56, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? कौन कौन भैया बता रहे? सभी बता रहे हैं, 5 वर्ष, 5 वर्ष, बिल्कुल। चलिए, हमने बात कर ली, हमने बात कर ली कि सर राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है। आप कहेंगे सर 5 वर्ष। कितने साल है? 5 वर्ष। तो यहां पर हमने लिख लिया कि सर 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। जिस दिन वो शपथ ग्रहण करेगा उस दिन से वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। यहां पर बात आती है कि सर एक आर्टिकल और है, अनुच्छेद 56 अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति समय से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। यदि वो कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र देता है तो त्यागपत्र किसको देगा, और जिसे देगा वो उसकी सूचना किसको देगा कि राष्ट्रपति महोदय ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हमने पढ़ना है अनुच्छेद 56 जल्दी से बताइए। 56 ग, बहुत बढ़िया, शानदार। आप लोग भैया मुझे बताएं, जल्दी जल्दी से बताइए। महाभियोग तो अनुच्छेद 61 में आएगा, महाभियोग तो अनुच्छेद 61 में आएगा। लीजिए, साइड हूं मैं, साइड हूं। आप कहेंगे सर मैं तो साइड हूं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। चलिए, यहाँ पर क्या होगा? चलिए, बहुत बढ़िया। कौन कौन भैया बता रहे हैं? लिख लीजिए आप लोग। चलिए, यहाँ पर आपने लिख लिया। चलिए, बहुत बढ़िया। गा ना लिखूं? ना लिखूंगा? चलिए, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। आप कहेंगे सर 1956 56 1 ए, इसमें क्या लिखा है? अनुच्छेद 56 1 ए में क्या लिखा है? पहले त्यागपत्र की बात कर रहा हूं, पहले त्यागपत्र की बात करूंगा, फिर 56 गा बताऊंगा। इसमें लिखा है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। अपना त्यागपत्र कार्यकाल, टेन्योर, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, पूर्ण होने से पहले, पूर्ण होने से पहले, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। क्या कर सकता है जी? सौंप सकता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग की सूचना, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की त्याग पत्र की सूचना, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन, ठीक है, त्याग पत्र की
सूचना, आप कहेंगे सर सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है। चलिए, तो यहां पर ये वाली बातें हमारी क्लियर हो गई। अब अनुच्छेद 56 में क्या था? 56 क्या कहता है? 56 कहता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसका आधार क्या होगा, उसका वेश क्या होगा, तो वो महाभियोग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोग पढ़िए जल्दी जल्दी से। ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन अभी बताऊंगा ना, जब अनुच्छेद 59 पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति का वेतन भत्ता पढ़ेंगे कि 5 लाख रुपए वेतन मिलता है, 2.5 लाख पेंशन मिलती है, वो अनुच्छेद 59 की बात हो गई, अनुच्छेद 59 की बात हो गई। लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर, कोई दिक्कत? सारी बातें हमारी हो गई। अब बात आती है कि भैया ये बताइए अनुच्छेद 57 में क्या लिखा है? आर्टिकल 57, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। जैसे एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति कौन है जो भैया 2 बार राष्ट्रपति रहे? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखिए जैसे भारत है, भारत में एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र 4 साल का एक बार में। तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति 8 वर्ष के लिए, मैक्सिमम 8 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, अरे गजब। एपीजे अब्दुल कलाम? नहीं 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 नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैं हार गया, मैं हारा हुआ लग रहा हूं हैं? चलो फिर तो सही है, अगर मैं हारा हुआ लग रहा हूं तो यानी कि मेहनत काम आ रही है, हैं? गर्म पानी पीना काम ला रहा है। मैं हारा हुआ लग रहा हूं? अच्छा, हारा हुआ इन द सेंस आप मुझे कमजोर बताने की कोशिश कर रहे हैं, या किस प्रकार से हारा हुआ बता रहे हैं? मैं तो समझ रहा था कि मैं वेट लूज कर रहा हूं, तो उसमें तो नहीं बता रहे कि आप हारे हुए लग रहे हैं। चलिए, हम लोग यहां पर बात करेंगे कि सर इसमें क्या लिखा हुआ है? री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आप कहेंगे सर री इलेक्शन, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन। ठीक है जी, पुनर्निर्वाचन। आप कहेंगे सर इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जब तक वो चुनाव जीतेगा वो राष्ट्रपति बनता रहेगा, राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में अगर मैं आपसे बात करूं कि सर जो अमेरिका में है, अमेरिका में एक व्यक्ति मात्र 2 बार राष्ट्रपति बनता है। अमेरिका में एक व्यक्ति मात्र 2 बार, एक व्यक्ति मात्र 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार। ठीक है, मात्र 2 बार, यानी कि 4 + 4, क्योंकि वहां का कार्यकाल कितना है राष्ट्रपति का? 4 वर्ष का होता है। आप कहेंगे सर कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। ओहो, 4 + 4, तो आप कहेंगे 4, यानी कि 8 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बन सकता है, 8 वर्ष के लिए मात्र 2 बार। ठीक है, चाहे वो लगातार बन जाए, चाहे वो अलग अलग बन जाए। जैसे बराक ओबामा 2 बार बने, अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार पहले बन गया, एक बार अब बन गया, अब ये कभी भी राष्ट्रपति नहीं बनेगा। ठीक है, अब कभी भी राष्ट्रपति नहीं बनेगा। तो ये वाले पॉइंट हमने यहाँ पर लिख लिए। बताइए कोई समस्या किसी को हो रही है यहाँ तक? ठीक है, किसी को कोई समस्या? एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं। हम यहाँ पर बात करेंगे, चलिए अनुच्छेद 61 में कराऊंगा, जब मैं महाभियोग कराऊंगा, क्योंकि महाभियोग का आधार है अनुच्छेद 56 में। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है? एक बार रिवाइज करा रहा हूं मैं सारा। अनुच्छेद
अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति पद का वर्णन। अनुच्छेद 53 में लिखा है, अनुच्छेद 53 कहता है कि सर राष्ट्रपति में संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां होंगी जिनका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघीय मंत्री परिषद का गठन अनुच्छेद 74 में है। ठीक है, चलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं केवल राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल की। अनुच्छेद 54 में लिखा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन पद्धति। निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग राष्ट्रपति को वोट करेंगे? ऐसे व्यक्ति जो लोकसभा राज्यसभा के जीते हुए सदस्य हैं, मतलब संसद के जीते हुए सदस्य हैं, राज्य विधानसभाओं के जीते हुए सदस्य हैं। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किया गया जिसमें कहा गया कि दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, तो उसके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट ले सकते हैं, वोट कर सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति है, निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक पद्धति है, कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। 55 में निर्वाचन की रीति है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लिख लिया। अब बात आ जाती है कि भैया ये बताइए अनुच्छेद 55 में क्या लिखा हुआ था? मैनर ऑफ द इलेक्शन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 में कार्यकाल लिखा था 5 साल। ठीक है, 56 अनुच्छेद 56(1)(a) में, अनुच्छेद 56(1)(a) में क्या लिखा था? 56(1)(a) में लिखा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना, राष्ट्रपति की त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे 57 में री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है। री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है कि एक व्यक्ति भारत में कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे कौन थे? मैं लिख देता हूं, आप यहां पर लिखिएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं कि सर एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? चलिए बताइए। आप कहेंगे सर एकमात्र राष्ट्रपति, मात्र राष्ट्रपति। ठीक है, 2 बार रहे, 2 बार बने। क्या नाम है उनका? क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए ठीक है जी। अब बात होगी अनुच्छेद 58 की, योग्यताओं की। 59 की शपथ की, वेतन की। 61 में शपथ है, 59 में सेवा शर्तें हैं और वेतन है। 61 में भैया महाभियोग है। 62 में राष्ट्रपति की रिक्त पद्धति है। तो इसका एक पार्ट हम पढ़ेंगे मंडे में। कल सैटरडे है, कल तो क्लास होगी नहीं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राधे राधे।